हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। हमने हेडिंग डाल दी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण के लिए हमने चुंबक के दो ध्रुव खंड लिए हैं। चुंबक के एक ध्रुव खंड है एन और दूसरा है एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों ध्रुव खंडों के बीच में एक आयताकार धारावाही लूप लिया गया है। आयताकार धारावाही लूप PQRS लिया गया है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए धारावाही लूप को बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी का यह धन सिरा है और ऋण सिरा। अब बैटरी के जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करती है। तो ये बैटरी के धन सिरे से किस तरफ गति करेगी? ऋण सिरे की ओर गति करेगी। विद्युत धारा, ये जो तीर है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपने ये देखे होंगे, आप 10th में पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी या एन से एस की तरफ होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी, बी। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक ला लिया जाए तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल लगता है। तो ये एक धारावाही चालक की तरह है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, अतः इस पर एक बल कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं PS पर लगने वाले बल। PS पर लगने वाला बल की गणना के लिए हम ध्यान देते हैं कि बल की गणना के लिए सबसे पहले हम बल की दिशा की जांच करते हैं। दिशा की जांच करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कार्य किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यदि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा की ओर प्रदर्शित करेगा। तो हमको PS पर लगने वाले बल की दिशा चेक करना है। PS पर लगने वाले बल की दिशा चेक करने के लिए हम करते हैं कि यहाँ पर पहले PS पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, चूंकि ये समतल ना होकर ये समतल से थोड़ा टेढ़ी है, अतः ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस प्रकार होगी? इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार होगी, मतलब ये इसके लंबाई से कहीं ना कहीं किसी कोण पर होगी, थीटा कोण पर। ठीक है, किसी ना किसी कोण पर होगी, थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो हम चेक करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थीटा कोण पर, ये विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अंगूठा किस ओर जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। तो ये लगने वाला जो बल है वो किस प्रकार है? तो लगने वाला बल इधर है, ये F बल प्रदर्शित होता है। उसी प्रकार हम RQ पर चेक करते हैं कि लगने वाले बल की दिशा किधर होगी। लगने वाले बल की दिशा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में, अब यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चेक कर लेते हैं। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, चूंकि ये समान समतल ना होकर थोड़ा इस प्रकार है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर इस बिंदु से चेक की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इस तरफ है, कहीं ना कहीं ये किसी कोण पर है, थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो रही है। तो आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में अपनी तर्जनी करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में तर्जनी, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में ये तर्जनी, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। मध्यमा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को, तो अंगूठा लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, धारा के प्रवाह की दिशा, और अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? लगने वाले बल की दिशा। तो इस पर लगने वाले बल की किस तरफ होगा, या इस पे लगने वाला बल क्या होगा? इस पर लगने वाला बल इस तरफ होगा, मान लेते हैं F। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है PS पे लगने वाला बल और RS पे लगने वाला बल दोनों परिमाण में बराबर होंगे और ये दिशा में विपरीत है और इनकी क्रिया रेखाएं भी समान होंगी, क्योंकि आप अगर इस बिंदु पर चेक करेंगे तो इस बिंदु पर भी वही होगा, उतने ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगा। इस बिंदु, यहां से प्रत्येक बिंदु के लिए इस तरफ एक ऐसे बल लगेंगे जो नीचे की तरफ लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे, परिमाण में समान होंगे, अतः वो एक दूसरे को निरस्त करते जाएंगे। अतः ये बोल सकते हैं कि PS पर लगने वाला बल और RQ पर लगने वाला बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत
दिशा में विपरीत तथा क्रिया रेखा विपरीत तथा क्रिया रेखा एक ही है, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अब हमको चेक करना है PQ पे लगने वाला बल और SR पे लगने वाला बल। उसके लिए क्या करते हैं, विद्युत, फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी, मध्यमा धारा प्रवाह की दिशा में, अंगूठा लगने वाले बल की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में तर्जनी, मध्यमा धारा प्रवाह की दिशा में और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा में। देख लीजिए, अंगूठा लगने वाले बल की दिशा में, तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। मतलब ये बोल सकते हैं कि इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी, इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी इस तरफ। ये बल लगने वाले बल की दिशा F इस तरफ है। अब SR पर लगने वाले बल की दिशा चेक कर लेते हैं। SR पर लगने वाले बल की दिशा भी वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में, मध्यमा लगने वाले बल की दिशा में अंगूठा। तो इस पर लगने वाला बल किधर होगा, सामने की तरफ होगा। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, सामने की तरफ होगी। ये इसको लगने वाला बल F है, ठीक है। दोनों पर लगने वाले बल हम नामकरण अलग कर देंगे, पर मान लेते हैं इस पर लगने वाला बल F1 है, इस पर लगने वाला बल F2। चूंकि इस पर नाम नहीं दिए हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पर देखा गया है कि ये दोनों एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। दोनों की क्रिया रेखा अलग है। क्यों क्रिया रेखा अलग है, क्योंकि ये PQ पे लगने वाला जो बल है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और SR पे लगने वाला बल कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। दोनों एक दूसरे के विपरीत जरूर है, पर दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होगी। किस प्रकार, जैसे अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं तो ये इस प्रकार है। मान लेते हैं कि एक धारावाही लूप है, इस धारावाही लूप पर बल लग रहा है। अब इस धारावाही लूप पर ये वाले किनारे पे और इस पर लगने वाला बल एक दूसरे के बराबर है और क्रिया रेखाएं समान है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पर इस पर लगने वाला बल, ये मान लेते हैं SR है और ये PQ है, तो SR पर लगने वाला बल कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्यों, क्योंकि आपने देख चुके कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, F2 की दिशा, और ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये दोनों की क्रिया रेखा अलग होगी। इसकी क्रिया, अगर इस बल की क्रिया रेखा खींचे तो ये इससे होकर जाने वाली रेखा है, इस बल की क्रिया रेखा खींचे तो इससे। ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर है और दिशा में भी विपरीत है, पर क्रिया रेखाएं अलग अलग है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। और जब ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे तो हम इनके परिमाण की गणना कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि PQ पे लगने वाला बल, PQ पर लगने वाला बल। अब PQ पर लगने वाला बल हमने पढ़े हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक हो तो उस पे लगने वाला बल F बराबर होता है ILB साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो बल है इसको नाम दे देते हैं F1। आपको पता है F1 बराबर ये है ILB। अब देखो साइन थीटा हमको देखना है, थीटा का मान। थीटा क्या है, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण चेक करने के लिए लंबाई क्या है, हमेशा जो लंबाई होगी वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में ही होगी। किसी भी चालक की लंबाई विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। तो चालक की लंबाई विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में है और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है। तो देखो ये है लंबाई की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है लंबाई की दिशा, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में चालक की लंबाई की दिशा है। मान लेते हैं चालक की लंबाई कितनी है, L है, तब ये वाला समीकरण लगाएंगे, चालक की लंबाई कितनी है, L है। तो ये लंबाई की दिशा है, ये लंबाई की दिशा को प्रदर्शित करता है इस तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ, इस तरफ। दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, लंबाई की दिशा हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, 90, साइन 90। और चूंकि आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 बराबर होता है 1। तो यहाँ पे F1 बराबर क्या आ जाएगा, ILB केवल साइन 90 का मान हो जाएगा 1। इसको देना चाहे तो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने PQ पे लगने वाला बल चेक कर लिए। अब आप चेक करते हैं, SR पर लगने वाला बल। अब SR पर लगने वाला बल की गणना करने के लिए यहां लिख लेते हैं SR
एस आर पर लगने वाला बल, एस आर पर लगने वाला बल, इसके लिए भी वही सूत्र, क्योंकि ये भी धारावाही चालक ही है, इस पे लगने वाला बल एफ, और हमने दर्शाया है एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। अब आई एल बी जो साइन थीटा है, इसमें थीटा का मान चेक कर लेते हैं। थीटा है लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। तो हम देख लेते हैं लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। लंबाई की दिशा हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होगी, तो ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है, मतलब ये लंबाई की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, मतलब ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबाई की दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे। और जब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये F2 का मान हो जाएगा F2 बराबर आई एल बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान हम लिख चुके हैं, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी। ठीक है, ठीक। अब आपको पता है कि F1 की दिशा किधर है, F1 की दिशा है अंदर की तरफ, मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो आप यहाँ दिशा लिखना चाहो इसकी, यहाँ लिख सकते हो F1 की दिशा है कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और इसकी दिशा लिखना चाहो तो ये है कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, क्योंकि ये निकल रहा है बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये कागज के तल के लंबवत, इसकी दिशा है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। आप देख लीजिए। अब आपको पता है कि जब किसी धारावाही लूप, मान लेते हैं ये धारावाही लूप है, अब ये धारावाही लूप इस प्रकार है, इस धारावाही लूप पर एक बल लग रहा है इस तरफ और एक बल लग रहा है इस तरफ, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग है। इसकी क्रिया रेखा इस तरफ निकली, आपको पता है क्रिया रेखा बल से होकर जाने वाली रेखा क्रिया रेखा कहलाएगी। तो ये क्रिया रेखा को दर्शाएगा। तो ये एक मतलब PQ पे लगने वाला बल है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ ये, और आर्य एसआर या आरएस पे लगने वाला बल है इस तरफ, मतलब ये है इस तरफ, ये इस प्रकार के बल लग रहे हैं। अब इन दोनों पर जो बल लग रहे हैं परिमाण में तो बराबर है, देख लीजिए F1 ILB और F2 ILB परिमाण में तो बराबर है, किंतु दिशाओं में विपरीत है और दोनों की क्रिया रेखा अलग है, ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, परिमाण में बराबर है और क्रिया रेखा अलग है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो ये इस प्रकार मतलब धारावाही लूप को घुमाने का काम करेंगे, मतलब धारावाही लूप को अपने अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों बलों के कारण जो धारावाही लूप है वो अपने अक्ष के परितः घूमने लगता है। इन दोनों बलों के कारण जो धारावाही लूप है वो अपने अक्ष के परितः घूमने लगता है। इनको थोड़ा अच्छे से बना दिया जाए। ये जो बल है, अगर आप समझाने के लिए बताया था, ये क्या हो जाएगा, ये F2 है और ये F1 है। अब आपको पता है इन दोनों बलों के कारण जो धारावाही लूप है अपने अक्ष के परितः घूमना प्रारंभ कर देगा। एक दूसरे को निरस्त कर चुके थे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये अपने अक्ष के परितः घूम लेगा, तो मान लो इसका अक्ष, ये अक्ष के परितः किस प्रकार घूम रहा है, ये सामने की ओर लग रहा है, ये पीछे की ओर। अक्ष की परितः मतलब ये इसके परितः घूम रहा है, तो हम एक अक्ष बना लेते हैं। ये किस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः घूम रहा है। ठीक है, इस अक्ष के परितः घूम रहा है और ये जो अक्ष है मतलब अक्ष के परितः इस प्रकार का घूर्णन कर रहा है। और जब कोई धारावाही लूप अक्ष के परितः घूमता है और दो बल परिमाण में समान हो, क्रिया रेखा अलग हो, अपने अक्ष के परितः घूमे, तो वहां क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अतः हम यहाँ किसकी गणना करते हैं, बल आघूर्ण की। ये जो दोनों बल है वो क्या उत्पन्न कर देंगे, दोनों बल है वो बल आघूर्ण उत्पन्न कर देंगे। तो दोनों बल क्या उत्पन्न कर देंगे, बल आघूर्ण। तो हम यहाँ बल आघूर्ण की, तो आपको पता है क्या उत्पन्न कर देंगे दोनों बल, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, आप 11th में पढ़ चुके हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, एक बल, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण गुणित क्या होगा, एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा
क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी दोनों बलों के बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, मतलब बल आघूर्ण होगा एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब आपको पता है कि ये धारावाही लूप है, एक बल लग रहा है इस तरफ और एक बल लग रहा है इस तरफ, दोनों बलों के परिमाण तो पता है पर क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु P पर स्थित, ये जो बल है बिंदु P पर लेके आ जाते हैं, और बिंदु, क्योंकि ये इन बिंदुओं पर भी बल लगेगा तो बिंदु P पर मान लेते हैं बिंदु P पर लग रहा है और ये बिंदु Q पर लग रहा है। अब जब इसको इस तरफ देखोगे तो ये इस प्रकार दिखेगा, ये अगर यहाँ लगने वाले बल की दिशा किधर है, P पर लगने वाले बल, ये बिंदु P है, बिंदु P पर लगने वाले बल की दिशा है अंदर की तरफ कागज के तल के लंबवत, और बिंदु Q पर लगने वाले बल की दिशा है कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो बिंदु P पर और Q पर लगने वाले बल की दिशा अगर आप इधर से देखना चाहें तो ये इस प्रकार है। तो लगने वाले बल की दिशा है, हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं इसको इसी प्रकार। तो बिंदु P पर लगने वाला बल, बिंदु P यहाँ पर है और बिंदु Q यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, बिंदु P से Q, ठीक है। अब बिंदु P से Q पर लगने वाले बल की दिशा, P पर लगने वाले बल की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ, और तल के लंबवत अंदर की तरफ मतलब इस तरफ दर्शाएंगे, और ये तल के लंबवत बाहर की तरफ मतलब बिंदु P है और बिंदु S है। आप इसकी क्रिया रेखा बनाना चाहे तो आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसकी क्रिया रेखा किधर होगी, इसके पीछे की तरफ बढ़ेगी। और हमको क्या करना है, एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। एक बल का परिमाण क्या होगा, एक बल का परिमाण तो हम लिख पाएंगे, पर दोनों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी किसको कौन प्रदर्शित करेगा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये वाली रेखा प्रदर्शित करती है। तो मान लेते हैं ये नाम कितना दे देते हैं, O, ठीक है। अब ये क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत, यहाँ पर बनने वाला कोण आप जानते हैं कि जब लंब खींचोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। हाँ, अब एक जैसे अब लिखते हैं बलागुण, बलागुण किसको प्रदर्शित करते हैं, टाउ। तो टाउ बराबर एक बल का परिमाण, आप बल देख चुके हैं, बल क्या है, बल दोनों बलों का परिमाण देख लीजिए समान है, तो इसमें से एक बल का परिमाण लिखते हैं। एक बल का परिमाण क्या होगा, एक बल का परिमाण होगा ILB गुणित दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है OS। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, OS। अब हमको क्या करना है, OS का मान निकालना है। OS का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। हमने क्या किया है, इस चालक की जो ये चालक की लंबाई L लिखे थे और चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है A। एक आयताकार लूप है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई A है। तो ये वाला जो P से Q तक की दूरी कितनी है, A है। P से Q तक की लंबाई या दूरी बोल सकते हैं कितनी है, A है। आप यहाँ जानते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। तो OS की दूरी निकालने के लिए आपको पता है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जो समकोण त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज में एक भुजा दी हो, और ऐसी कंडीशन में जब एक समकोण त्रिभुज बने और समकोण त्रिभुज में एक भुजा दी हो बाकी अन्य दो भुजाएं न दी हो, तो हम यहाँ लगाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे, त्रिकोणमिति लगाते समय अनुपात मतलब त्रिभुज कौन सा वाला दे सकते हैं, त्रिभुज POS में, त्रिभुज POS में त्रिकोण, ये समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। अब जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें ये लगाते समय ध्यान देते हैं, जो निकालना होता है वो ऊपर निकालना क्या है हमको, OS की दूरी। अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला जो है ये लंब का काम करेगा, तो OS मतलब क्या है, लंब। तो जो निकालना है वो लंब बटे में जो दिया होगा लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, उसको नीचे लिखते हैं, तो ये कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये यहाँ कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगेगा, साइन थीटा वाला। तो लंब क्या हो जाता है, OS, और कर्ण कितना हो जाता है, कर्ण हो जाता है PS। आपको यहाँ लिख देते हैं, तो साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर OS का मान कितना दिया हुआ है आप चेक कर लीजिए, OS का मान निकालना है, PS का मान कितना है A, PS का मान कितना है A, तो PS का मान है A और OS का मान निकालना है, तो OS बराबर क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। आप इस ये वाले मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं ये वाले मान को, तो टाउ बराबर समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ILB, और OS की जगह क्या मान रख देते हैं, ILB, और यहाँ पर OS का मान रख देते हैं A साइन थीटा। आप क्या करते हैं, टाउ इक्वल टू
आई, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं, एल के साथ ए लिख दिए बी साइन थीटा। अब चूंकि आपको पता है, इस पे ध्यान दीजिए, ये आयताकार धारावाही लूप की लंबाई है, जो आप देख सकते हैं, ये आयताकार धारावाही लूप की लंबाई है, और ए है उसकी चौड़ाई, एल लंबाई और ए चौड़ाई। आपको पता है कि एक आयताकार धारावाही लूप है, इसकी लंबाई है एल और चौड़ाई कितनी, इसकी लंबाई है एल और उसकी चौड़ाई कितनी है ए। दोनों का गुणनफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। तो इसमें ए लिख देते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, जो ये एल इंटू ए क्या कहलाता है, आयताकार धारावाही लूप का क्षेत्रफल। ये किसको प्रदर्शित करता है, लगने मतलब धारावाही लूप पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलाघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक बार क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण को प्रदर्शित करता है।